चलिए, मैं भुवन जी पुनः आपके साथ, आप तमाम बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग। हम एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आ रहे हैं। चूँकि दूसरा लेसन मेरा चल रहा है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप बच्चों के लिए, क्योंकि पूरी इंग्लिश इस पर नाचती रहती है। कंपटीशन भी आपको भरने के लिए आता है या भर एरर कर जाते हैं। चलिए, उन सारी बातों पर हम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में विचार कर रहे हैं। आप पीछे के वीडियो में देखे होंगे, स्टेज ए में देखे होंगे और स्टेज ए स्टेज बी करके मैंने बताया है आपको। उसमें सब्जेक्ट हम कैसे चुनते हैं प्रीपोजिशन की मदद से। आज हम लोग लेसन 2 में ही मेथड नंबर 2 की सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ब, क्रिया की मदद से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश सेंटेंस में कैसे चुनेंगे, इस वीडियो में मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। और आइए, तो इसमें भी मैं 2 स्टेज करके बताऊंगा, स्टेज ए और स्टेज बी। लेकिन लेसन नंबर 2 ही है, मेथड नंबर 2 लेके चल रहे हैं। लेसन 2 और मेथड नंबर 2, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनने के 2 मेथड्स होते हैं, प्रीपोजिशन की मदद से और क्रिया की मदद से। प्रीपोजिशन की मदद से मैंने उसको ये इंड कर दिया है। अब मेथड नंबर 2 लेके चल रहा हूँ। तो चलिए, आज हम लोग लेके चल रहे हैं क्रिया की मदद से कर्ता और कर्म का चयन। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा बन जाता है, 40-50 या 1 घंटे का बन जाता है। चूँकि समझाने की बात होती है, जहाँ समझाना है मुझे, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता और क्रम में मैं समझा देना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, चूँकि ये आपके लिए है। आप थोड़ा सा ब्रेक करके उसको देख लिया करो। अगर समय आपके पास हो तो आप ज़रूर बढ़िया से लंबे समय दे करके उसको देख लो और नोट करते जाइए। आप सारे बच्चे नोट करो, है ना, चूँकि बिना नोट किए तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। चलिए, वैसे आपके पास तो मोबाइल आपके पास है ही, आजकल तो मोबाइल ही नोटबुक है। आप देखते रहो, अपने घर में देखो, सोते समय देखो, अपनी यात्रा में देखो, जहाँ भी देखो तो हम देखो। अगर आप किसान के बेटे हो, अगर गाय भैंस चराते हो, अगर खेत में काम करते हो, तो आप वहाँ भी देखो। और भुवन जी का ये एकदम एक अभियान है, एक ढंग से भुवन जी का एक सोच है। आज तक तो मैं ऑफलाइन पढ़ाया था और ऑनलाइन मेरा का उद्देश्य मेरा एक ही है कि गाँव घर में गाय भैंस चराने वाले जो हमारे बच्चे, वो भी अंग्रेजी सीखो। घास काटने वाली जो हमारी बेटियाँ लोग हैं जो पढ़ती हैं और उन्हें इंग्लिश की दिशा नहीं मिलती है, वो भी इंग्लिश पढ़े, वहाँ भी वो घर में बैठ के देखे। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ भी खड़े हो, मोबाइल आपके साथ होना चाहिए। आप देखो, भुवन जी की इंग्लिश आपके साथ रहेगी सदैव। लेकिन श्रद्धा से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, हर चीज़ आपको एकदम आसान लगेगी। देखना, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन, मेरा तीसरा लेसन जो जाएगा तो वहाँ से आप धूम मचाओ और देखो। और मेरा विश्वास है कि मैं 2 क्लास के अंदर, 3 क्लास के अंदर या ट्रांसलेशन के दौरान मैं आपको लेटर तक लिखने सिखा दूंगा। आप देखो कितना बेहतरीन इंग्लिश आप लिखते हो, कितना सुंदर ढंग से लिखते, कितना आत्मविश्वास आपको हो जाता है, आप देखोगे। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे लोग आओ और जुटो भुवन जी के साथ, देखो इंग्लिश क्या चीज़ होती है। तो चलिए, तो हम मेथड नंबर 2 में लेकर चल रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी स्टेज 2 हो जाएगा। क्यों स्टेज 2 होगा? स्टेज ए स्टेज बी। जैसा आइए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ और आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम जो हिंदी सेंटेंस लिखते हैं या अंग्रेजी लिखते हैं, तो हम उसमें 2 ढंग की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। माने वी यूज 2 काइंड्स ऑफ वर्ब्स टू मेक अ सेंटेंस। वाक्य बनाने में हम 2 प्रकारों के वर्ब का प्रयोग करते हैं। कैसे, आप देख लीजिए। अब जैसे सेंटेंस को देखिए, आप देखिए, वह एक छात्र है, जिसकी इंग्लिश लिखते हैं आप ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, फिर आप लिखते हैं कि राम बच्चों को पढ़ाता है, जिसकी इंग्लिश आप लिखते हैं राम टीचेज द चिल्ड्रेन, टीचेज चिल्ड्रेन। यहाँ जगह बन रही है, टीचेज द चिल्ड्रेन। चलिए, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ इस सेंटेंस में जोड़, आप जैसा नज़र डालिए सारे बच्चे। यहाँ देखिए, इस वाक्य में है। जिस है को समान तौर पर हम लोग उस रूप में दे चुका हूँ कि है, हूँ, हो, था, थे, थी। देखिए, है, हूँ, हो, था, थे, थी। इस जैसे 7 को देखिए, या थी भी होता है, देख लीजिए, मोटा मोटी थी है या थी भी देते हैं हम लोग। तो आप इसको देखो, 4 4 8, ये इस 8 क्रिया पर नजर डालिए।
ये 8 क्रिया बड़े सबल क्रिया है, बड़ी मजबूत क्रिया है, चूँकि इनकी क्षमता ये है कि अकेले भी आके सेंटेंस बनाती है। अकेले, यहाँ देखिए अकेले, इसमें से एक तो अकेले है, और मुख्य क्रिया के साथ भी पढ़ाना, ये मुख्य क्रिया इसके साथ भी है। माने ये सब जो क्रियाएं हैं, है हूँ हो था थे थी, ये सब ऐसी क्रिया है जो सेंटेंस में अकेले भी आती है और मुख्य क्रिया के साथ भी आती है। तो जब अकेले आवे तब कैसे शब्द चुनेंगे, और जब मुख्य क्रिया के साथ आती तब कैसे, तो मुख्य क्रिया के साथ जब ये आती तब इसका महत्व नहीं रहता है, सिर्फ ये टेंस दर्शाता है। तब हम लोग उसको कहेंगे मुख्य क्रिया, तब इसको इसकी महत्ता ना देके हम मुख्य क्रिया की महत्ता देते हैं। राम जैसे जाता है तो यहाँ जाना को देंगे तो मुख्य क्रिया है, आराम है तो यहाँ है की महत्ता देंगे। जब ये अकेले रहेगा तब ये महत्वपूर्ण, अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया हो जाएगा, और जब ये मुख्य क्रिया के साथ होगा तब मुख्य क्रिया ही कह के बोलेंगे, इसकी तो वहाँ महत्ता है, लेकिन मन ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कहने में इसकी महत्ता नहीं रहेगी। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया का निर्णय लेने में इसकी महत्ता नहीं देंगे, तो हम लोग ये नहीं, ये मुख्य क्रिया है, और यहाँ एक सहायक क्रिया है, ये अकेले है यहाँ। हालांकि ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया मैं बोल चुका हूँ। जब है हूँ हो था थे थी कि इंग्लिश से एम इज आर वाज में जब अकेले हो, जब कोई भी क्रिया अकेले हो तो वो मुख्य क्रिया होते हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। बस चलिए, आप बहुत ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, बस ये वो चर्चा हम करेंगे यहाँ जो बस इतना लिमिटेड वे में, आपको सहायक क्रिया ही कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो सहायक क्रिया है भी, लेकिन हाँ अकेले है तो अकेले मुख्य क्रिया की भूमिका में, लेकिन किसी क्रिया में भूमिका हो, लेकिन आप उसको सहायक क्रिया करके संबोधित करें। और ये देखें यहाँ वाक्य में अकेले भी है, ये सहायक क्रिया वाक्य में अकेले भी आती है और मुख्य क्रिया के साथ भी आती है। अकेले होगी तो इसका अपने आप एक महत्व इसका हो जाता है, और मुख्य क्रिया के साथ हो तो तब ये मुख्य क्रिया के साथ अगर है तो इसकी महत्ता मुख्य क्रिया चुनने में हम नहीं रहती, बल्कि मुख्य क्रिया अपने आप में हो जाती है। तो चलिए, तो अब ये बात, तब आप जब सहायक क्रिया सिर्फ हिंदी वाक्य में रहे तब कैसे चुनेंगे, और मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया जब सेंटेंस में हो तब कैसे चुनेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि हाय हाँ हूँ था थे थी जब अकेले हो तब सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, और जब मुख्य क्रिया हो तब कैसे सब्जेक्ट चुनेंगे। उसी ढंग से अंग्रेजी में आप देख लो, एम इज आर वाज वी आर, जब अकेले हो तब सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, और जब मेन वर्ब हो तब कैसे सब्जेक्ट चुनेंगे। इन्हीं बातों पर चर्चा होगी आज इसमें। स्टेज ए और स्टेज बी करके, जब मुख्य क्रिया सहायक क्रिया हो तब कैसे स्टेज ए में, आप दो में चले जाएंगे, हम जब मुख्य क्रिया हो तब कैसे चुनेंगे। इसलिए इसमें भी स्टेज ए और स्टेज बी दो करके हो जाएगा। आप से मैं यही कहूँगा। तो चलिए, तो हम लोग अब ये कहें कि क्रिया को हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। जब क्रिया की मदद आप ले रहे हैं तो आप इसमें लेके इसको चलो, तो वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया। चूँकि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों सेंटेंस को लेकर चल रहे हैं तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है एच भी हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है एम भी मुख्य वर्ब। तो एच भी के रूप में रहेगा आपको है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, यही सब रहेगा। या थी भी कभी कभी दे देते हैं, एक अनुशासनात्मक भाषा आई है। तो ये हो गया, जब ये सहायक क्रिया के रूप में, ये मुख्य क्रिया में तो कोई बातें नहीं है भाई। मुख्य क्रिया में खाना है, जाना है, ये टेंस में रहेगा अपना ऐसे। तो कहने का मतलब ये हो गया मेरा कि जब हिंदी वाक्य, जिसकी इंग्लिश क्या होगी, एम इज आर वाज वेयर हो जाएगा, और फिर उसको तो वर्ब हो जाएगा। तो जब किसी हिंदी सेंटेंस में क्रिया के रूप में सिर्फ यही हो तब सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे हिंदी वाक्य में। और अंग्रेजी में है तो कोई दिक्कत नहीं, जब अंग्रेजी में एम इज आर वाज वेयर अकेले हो तब कैसे चुनेंगे, हम दोनों की चर्चा कर देंगे साथ ही। और मुख्य क्रिया जब हो हिंदी में तब कैसे चुनेंगे, और अंग्रेजी में हो तब कैसे चुनेंगे, दोनों बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए, हम सबसे पहले स्टेज ए में लेते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, स्टेज ए में आएगा। चलिए, सभी लोग गौर से सुने जरा सा। तो अब हम इसको दे रहे हैं आपका सारे बच्चे को स्टेज ए। तो स्टेज ए में हो जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब कौन भाई, है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी, या इसी को आप कर सकते हैं एम इज आर, एम
इज, आर, वाज और वेयर। हिंदी में, ये हिंदी सेंटेंस में, ये अंग्रेजी सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं। स्टेज ए में हम लोग लेके चल रहे हैं। बस चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आप इसका चाहो तो ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब यहाँ से मैं डिटेल देता हूँ, क्योंकि हमें तो मिटाना पड़ता है। चूँकि भाई देखो हमारा बोर्ड है, इसको ये तो मैं आगे आप लोग जैसे पेज तो मैं पलट नहीं सकता, आप लोग पेज पलटते जाओ, क्योंकि आपका बोर्ड बहुत लंबा चौड़ा है, मेरा तो बस लिमिटेड है। मैं इसको बार बार मिटाता हूँ, इसी पे लिखता हूँ। बस चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब स्टेज में चलिए हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल, और एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, इसको जरा सा आप लोग देखो। भारत के लोग, ऊपर थोड़ा हो जाता, मैं यहाँ लिखता हूँ जैसा, भारत के लोग अच्छे हैं। पीछे जो हम लोग प्रीपोजिशन की मदद से सब्जेक्ट चुनने के लिए हम लोगों ने सीखा है, तो उसके हिसाब से पहले बात कर लेते हैं। देखिए, रूल कोई भी हो, सब्जेक्ट चुनने के लिए 10 रूल भी क्यों ना हो और उससे अधिक भी क्यों ना हो, लेकिन किसी भी रूल से सब्जेक्ट अगर चुना जाए तो सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो एक रूल से होता है। किसी एक रूल से जो सब्जेक्ट बनेगा, दूसरे रूल से वही सब्जेक्ट होना चाहिए, तीसरे रूल से वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं रूल के हिसाब से वैरी नहीं करेगा, बदलेगा नहीं सब्जेक्ट। ये बात ध्यान दें। और जब किसी भी रूल से सब्जेक्ट एक ही होता, तब हम समझेंगे कि रूल मेरा सही है। नहीं, इस रूल से ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उस रूल से ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब योर रूल इज फॉल्स, फेक, झूठा है। तो चलिए अब यहाँ देखिए, समान तौर पर अगर हम प्रीपोजिशन के आधार पर हम चुनें तो भारत के लोग, ये के लगा हुआ है भारत के साथ, स्वाभाविक ये सब्जेक्ट नहीं होगा। और अच्छा मेरा एडजेक्टिव है, ये तो वर्ब, एडजेक्टिव सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो वर्ब है वो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो ये भी छट गया, ये भी छट गया, तो लोग है तो लोग सब्जेक्ट बनेगा। भारत के लोग अच्छे हैं भाई, तो चलिए सब्जेक्ट आपका ये बन गया हमारा प्रीपोजिशन की मदद से, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है स्टेज, मैंने मेथड नंबर 1 में स्टेज ए और बी दोनों मिला करके। तो ये हुआ कि हमको पीछे के मेथड से सब्जेक्ट मेरा लोग चुनाया, और चूँकि लोग मेरा प्रीपोजिशन से एकदम फ्री है, ये तो इसका है, ये कर देते हैं, है ना। तो अब जैसा देखिए, इसी का आप ट्रांसलेशन, चलिए पहले हिंदी की बात करते हैं। अब हम जो रूल लाए हैं उस रूल में है कि क्रिया की मदद से, क्रिया में पहले हम लोग लेके चल रहे हैं है, हूँ, हो, था, थे, थी, हम इसकी मदद सब्जेक्ट चुन रहे हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा बोलता हूँ। देखिए, ये सेंटेंस हमको सिद्ध करना है क्रिया की मदद से कि सब्जेक्ट वास्तव में यही होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखिए, इसमें क्रिया के रूप में है, कोई दिक्कत नहीं, है, हूँ, हो, था, थे, थी में से एक वर्ब है, तो ये है, बिल्कुल ठीक है मेरा एग्जाम्पल। तो अब इसकी मदद हम सब्जेक्ट चुनने में ले रहे हैं। इसके पहले एक वर्ड है, देखिए, और ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको मौखिक रूप से, है, हूँ, हो, था, थे, थी, इसी सहायक क्रिया में से अगर आप सेंटेंस ला करके बना रहे हैं, इसी सहायक क्रिया को सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, किसी मुख्य क्रिया को नहीं ला रहे हैं, बस इसी 8 में से किसी को ला रहे हैं, मुख्य क्रिया को नहीं, तो इसके पहले जो वर्ड होता है सामान्य तौर पर आप देखिए 2 या 3 प्रकार का वर्ड आएगा, या तो कोई नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समान तौर पर आता है, विशेष परिस्थिति की बात मैं नहीं करता। अब बात कुछ और भी हो सकता है, अब बात कैन नॉट बी योर रूल, अब बात आपका रूल नहीं है। रूल ये है कि जब है, हूँ, हो, था, थे, थी में से कोई क्रिया हो तो उसके पहले जो वर्ड आएगा या तो एडजेक्टिव होगा, या तो कोई नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा। जैसे देख लीजिए आप, थोड़े काल के मैं देता हूँ, राम है, तो है से पहले राम आ गया। जैसे राम था भी दे देते हैं तो था से पहले तो नाम है, तो नाउन आ जाता है। जैसे थोड़ी काल को वह है या वह था, तो है या था, इसके पहले देखिए प्रोनाउन सेट कर जाता है, अच्छा है, तो ये सब होता है। समान तौर पर यही बातें होती है, तो इसके पहले या तो कोई नाउन रहेगा, या प्रोनाउन रहेगा, या एडजेक्टिव रहता है, समान तौर पर ये बातें होती है। ये आप सदैव जिंदगी भर के लिए आप इसको जानकारी में रखें। तो चलिए, अब होता है क्या, जब हमारा ये सेंटेंस हो, हिंदी सेंटेंस में हो, सहायक और क्रिया के रूप में है, हूँ, हो, था, थे, थी में से कोई हो, इसके तुरंत पहले जो वर्ड है, चाहे एक वर्ड हो या इस वर्ड के साथ और भी कोई हो,
आप इसको इसके साथ मिलाइए, मिला दीजिए एकदम। ये भुवन जी का रूल है, बहुत पहले से मैंने इस रूल को लाया है। जिस रूल को देख करके आज इस किताब को पढ़, मेरा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन जो मैं बार बार बोलता हूँ अपनी किताब के बारे में, जो मेरी किताब है, तो उस किताब को लोग पढ़ पढ़ के आज अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हो। अब मैं क्या कहानी बताऊं आपको, ऐसे ऐसे भी टीचर्स हैं जिनकी इंग्लिश का सेंटेंस चलता नहीं था। जब 2010 हमारी किताब आई तो लोगों ने उस किताब को जब टीचर लोग पढ़े तो उसका आज कोचिंग बहुत अच्छा चल रहा है। जिसने मेरे को फ़ोन किया भावुक होकर के, जिसने मेरे को एक धन्यवाद दिया कि सर मैं कभी एक सफल टीचर नहीं था, जब आपकी बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु को जब पढ़ा तो मेरे इंग्लिश के भ्रम टूटे, और मैं जब पढ़ाने लगा उस मेथड से तब पता चला कि वास्तव में क्या इंग्लिश है। इंग्लिश पढ़ने के बाद भी कभी एक्चुअली ये कंसेप्ट ना मुझ में था और न मैं बच्चे को दे पाता था, जिसके चलते इंग्लिश टीचिंग की दुनिया में मुझे बड़ी उदासीनता होती थी, क्योंकि मैं एक सफल टीचर नहीं बन पा रहा था। मैं किसी का, मेरे पास तो बहुत नाम है ना, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। और आज ये किताब पढ़ चाहे वो बिहार का कोई कोना हो, उत्तर प्रदेश से बहुत जगह, उड़ीसा से मेरे को फ़ोन आया, आपको देहरादून से मेरे को फ़ोन आया, अभी फ़िलहाल नागपुर से फ़ोन आया था, केरल से फ़ोन आया था, जहाँ लोग हमारी किताब को लेके गए थे, जहाँ यहाँ बिहार के बहुत सारे लोग थे, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग थे, मध्य प्रदेश की कई जगह। तो मुझे तो आपका वहाँ से भी एक सेंटर है, माँ गायत्री सेंटर है कहीं, तो वहाँ से आया था कि सर मैं अपनी लाइब्रेरी में आपकी सैकड़ों किताब लाना चाहता हूँ, आप किताब दे दीजिए। तो फिर बोला मैं दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने दिया नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश, खैर उसकी बात अलग है। तो इसलिए आप, यही मेरा बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, जिसमें सैकड़ों रूल्स हैं, जो कई रूल्स को मैंने लाया, अपने ढंग से इंग्लिश को मैंने सजाया है, और बेहतरीन इंग्लिश, सारे भ्रम को दूर करके आप पढ़ो इस किताब को। और इसका किताब को मैं एग्जाम्पल उठा के देता हूँ, आप पढ़ो। मैं तो एकदम दावे से इसको ला रहा हूँ, और इसका तो बहुत सारे लोग नकल कर रहे हैं रूल को, लेकिन संभल नहीं पा रहा है, मैंने देखा है। उस टीचर को मैं कहता हूँ मेरे रूल को आप देखो, आप पढ़ो जरूर इस रूल से, लेकिन भाई अपना नाम मत जोड़िए, बोलो कि भुवन जी का रूल है, मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग इस दुनिया में पाटें, बच्चों के कैरियर को बनाने में हम लोग उनके पंख को जोड़ें, और हम एक शिक्षक, हमें एक नैतिकवान बनना चाहिए, मॉडलिस्ट होना चाहिए, हमें ईमानदार बनना चाहिए। हम फ्रॉड ना बने, किसी के रूल चुरा करके लावें और कहें कि ये मेरा रूल है, देखो मैंने रिसर्च किया है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। भाई दिस इज टोटली फ्रॉडिज्म, ये टोटली फ्रॉडिज्म है, मैं दावे से बोलता हूँ। और वो रूल आपका तो हो ही नहीं सकता, चूँकि आपने एक सेंटेंस बना दिया होता तो मैंने सैकड़ों सेंटेंस आपको कैसे मिल गया हमारी किताब में से। ये किताब आप रखते हैं और बोलते, मुझे इस बात और टीचर पढ़ाते हैं, मेरा नाम लेता है, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन आप अपना नाम क्यों जोड़ते हैं इसके साथ? आप एक टीचर ईमानदार बनिए, फ्रॉड मत बनिए, मैं ये कहूँगा आपको। इसमें आप एक्सपोज मैं करने ही जा रहा हूँ, क्योंकि सारा फोटो खींच के मैं दे रहा हूँ आपको यूट्यूब पे। देखिए अब मेरा सेंटेंस है कि नहीं, जो 2010 में किताब हमारी आई थी, और जिसका मैंने ISBN नंबर भारत सरकार से ला के दिया था, आप देख लो। इसलिए ये कोई मेरा ये नहीं, आप देख लो, यही है मेरा ISBN नंबर है मेरा, देखो ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं इसमें से। अब क्या होता है, मैं बोला कि हाय हाय हूँ था थी अगर हो, तो उसके तुरंत पहले जो वर्ड है उसको इसके है क्रिया के साथ मिला दीजिए। मिल गया, जैसे अच्छा है तो अच्छा मिला दिए। अब इसमें आप जोड़ दो आवश्यकता अनुसार कौन या क्या। थोड़ा मैं इसको पीछे लिखता हूं, आप इसमें जोड़ो कौन या क्या। ये इंग्लिश हु और व्हाट होगा, मैं इंग्लिश से चर्चा करूंगा, आप ये करो, इसमें जोड़ो। तो ध्यान रखिएगा, कहीं दोनों सेट कर जाएगा, कहीं एक कौन सेट करेगा क्या नहीं करेगा, कहीं क्या सेट करेगा कौन नहीं करेगा, कहीं दोनों सेट कर जाएगा। फेल नहीं करेगा, ये दावा है, फेल करेगा ही नहीं। फेल करेगा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट गड़बड़ा जाएगा, ये रूल फेल कर जाएगा। इसलिए देखिए आप, तो अब मैं ये लगा दिया। अब ये लगा प्रश्न करो, पूछो इसको, अच्छे हैं, कौन अच्छे हैं? भारत तो छट गया, कौन अच्छे हैं? भारत अच्छे हैं? नहीं। लोग अच्छे हैं? यस, इसका आंसर यहां मिला। ध्यान रखिए, कौन सेट किया अच्छा से, क्या अच्छे हैं, तो हो सकता है आपको ये सेट नहीं कर रहा हो, ताला कोई दिक्कत नहीं, क्या अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं भाई, वो भी। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप हिंदी सहायक क्रिया हैं हूँ हो था, अब रूल ये बना, मैं आप इसको लिख लोगे, जब हिंदी वाक्य में क्रिया के रूप में, अगर आप लिख रहे हैं तो फिर लिखो, हिंदी वाक्य में क्रिया के रूप में सिर्फ है, हैं, हूँ, हो, है, हैं, हूँ, हो, था, थे,
थी में से ही कोई हो, कोई मुख्य क्रिया नहीं, तो उस क्रिया से तुरंत पहले जो शब्द आता है या शब्द ग्रुप आता है, इसमें ग्रुप अभी 2 वर्ड रह सकता है, जो शब्द या शब्द ग्रुप आता है उस शब्द या शब्द ग्रुप को इस क्रिया के साथ मिलाकर, इस क्रिया के साथ मिलाकर उसमें आवश्यकता अनुसार कौन या क्या, आवश्यकता अनुसार कौन या क्या लगा के प्रश्न करते हैं। जो उत्तर मिलता है वही उत्तर सब्जेक्ट होता है। आपका ये है आपका उत्तर और यही उत्तर सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा इसको जरा सा। इसलिए आप कौन अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं, और ये स्वाभाविक का ये बनेगा नहीं, प्रीपोजिशन लगा हुआ, सब रूल को मिक्स कर दीजिए, आप एकदम प्योर सब्जेक्ट जो क्षण के सामने आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये रूल अब आपको समझ गए होंगे। मैं और भी एक एग्जांपल लाता हूँ, जरा सा उसको देख लो। कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो भाई, कोई भी सेंटेंस, लंबे से लंबे सेंटेंस को लाइए और आप देखो कि क्या है। यहाँ देखिए मैं एक सेंटेंस ला रहा हूँ आपको, देखिए जैसे था कि विश, एक सेंटेंस में ला रहा हूँ, जैसे देखिए छोटा सा लाता हूँ। भारत में गांव की नारियां शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर हैं। कमज़ोर थी कर देते, इस बार हम पास्ट में ला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस आपका ये कोई कहानी सच्ची है या गलत है इससे मतलब नहीं, झूठी है इससे मतलब एक सेंटेंस है, सेंटेंस शुद्ध होना चाहिए भाषा के दृष्टिकोण से। भारत में गांव की नारियां शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर थीं। अब कमज़ोर नहीं भाई, बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग सब्जेक्ट चुनते हैं। सहायक क्रिया देखिए आ गया, कमज़ोर एडजेक्टिव है आपका, ये आपका एडजेक्टिव आ गया और ये वर्ब आ गया, उसी है हूँ था में से का है। अब जो सब्जेक्ट चुनते हैं, कमज़ोर थी, कौन या क्या। कौन कमज़ोर थी, भारत कमज़ोर थी, गांव कमज़ोर थी या नारियां कमज़ोर थीं, आप तय करो, मुझे तो उत्तर मिल गया। या शिक्षा कमज़ोर थी कि नहीं, अगर आप क्या करो, मूल वाक्य निकालो। ये है, ये छट गया, ये सब्जेक्ट तो नहीं है बनेगा, गांव सॉरी, तो ये सब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा, ये इसको बनने नहीं देगा पीछे के रूल से। नारियां शिक्षा, नारियां शिक्षा भाई अलग अलग ग्रुप है, नारियां शिक्षा ऐसा नहीं बोला जाता है। शिक्षित नारियां वो सही होता, वो तो है नहीं। नारियां शिक्षा क्या ऐसा बोला जाएगा, ये ग्रुप बनेगा 2 वर्ड का, नहीं बनेगा, नहीं बने, ब्रेक कीजिए इसको, ब्रेक कीजिए आप। नारियां शिक्षा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते हम लोग, ये अशुद्ध हिंदी है, बोलने पर निर्भर है। ये आपका लहजा सही जा रहा है गलत है, ये मैंने यहाँ एक अच्छा रोल कर जाता है ये सोच, इसलिए नारियां शिक्षा नहीं होता है, शिक्षित नारियां लिखते तो बन जाता वो, तो इसलिए ये ब्रेक कर गया। अब बताइए शिक्षा, ये शिक्षा तो नहीं बनेगा, क्योंकि के उसको बनने नहीं देगा। क्षेत्र में क्षेत्र को नहीं बनने देगा। अब मूल वाक्य आप बच गया जा, देखिए बचा कि नारियां कमज़ोर थीं, ये मूल वाक्य है। इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, जैसा आप देखिए तो सारे बच्चे अच्छा लग रहा है। नारियां, मूल वाक्य निकाल लिया, नारियां कमज़ोर थीं, मूल वाक्य निकालिए। अब इसके पहले कमज़ोर है, अब इसमें आप सारे बच्चे लगाओ कौन या क्या। देख लो कौन कमज़ोर थी, तो नारियां, ये आपका उत्तर है भाई। और दिस विल बी योर सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज योर आंसर। ये अब नारियां, तो नारियां मेरा सब्जेक्ट हो गया। और नारियां पुल्लल है, इसलिए भर पुल्लल है, थी पुल्लल भर है, ध्यान रखिए। तो यही तो है, ये हम लोग सब्जेक्ट चुने, तो ये रूल आ गया भाई, रूल लिखा चुका हूँ। अब मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड लेकर आता हूँ, और जैसे देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसको ऐसे शॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
गंगा भारतीय लोगों के लिए एक धार्मिक नदी है। चलिए देखिए, छोटा सेंटेंस में लाया हूँ। बड़े सेंटेंस हो, छोटे सेंटेंस हो, सब्जेक्ट आपको एक ही मेथड सुना जाएगा। बड़ा सेंटेंस होगा तो उसमें प्रीपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन के आधार पर जो छांटिए, उसको पूरा छांट के मूल वाक्य निकाल लो। अब देख लो इसमें, गंगा भारतीय होता है कभी? नहीं, भारतीय गंगा होता तो सही होता, गंगा भारतीय ऐसा नहीं है। तो ब्रेक कर दीजिए। जब ये बेमेल लैंग्वेज हो तुरंत ब्रेक करो उस वर्ड को। 2 वर्ड हो, 2 या 3 वर्ड हो, अगर बेमेल लग रहा हो तो उसको ब्रेक करो। ये बहुत अच्छा सोचा, और इस सोच पर क्लियर होगा सेंटेंस। गंगा भारतीय, ब्रेक कर दीजिए। भारतीय लोगों के लिए प्रीपोजिशन आ गया। एक धार्मिक नदी है, इसमें कोई प्रीपोजिशन, यहाँ देखिए। अब ये छट गया, मूल वाक्य बना, गंगा एक धार्मिक नदी है। अब यहाँ देखिए वैसे भी रूल है से पहले देखिए नदी है, नदी के साथ अन एडजेक्टिव है। आपको देखिए एक धार्मिक नदी, तो ये पूरा को ले लीजिए, क्योंकि नदी के साथ ये अलग नहीं हो जाएगा। नदी है तो ये सब है। आप नदी और इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक शब्द हो या ग्रुप ऑफ ये वर्ड्स हो, तो इसको आप इस क्रिया के साथ मिलाइए। एक धार्मिक नदी है, एक धार्मिक नदी या ग्रुप हो गया। और ये चूंकि इसके पहले नाउन है नदी, मैं बोल चुका हूँ, है हूँ था, इससे पहले कोई नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। और इस नाउन अपना एडजेक्टिव के साथ आ सकता है। ये नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आ सकता है, ये इतना अधिकार होता है। प्रोनाउन नहीं आता है, लेकिन एडजेक्टिव भी आएगा। अगर एडजेक्टिव अपना एडवर्ब के साथ आ सकता है, लेकिन नाउन अपना एडजेक्टिव एडवर्ब के साथ आ सकता है, या एडजेक्टिव के सिर्फ आ सकता है। लेकिन जब मिलाने की बात आ गई तो उस नाउन के साथ उसके जितने भी एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, सब सहित मिलेगा। इसलिए है से पहले आपने एक धार्मिक नदी है को मिला दिए। अब इसमें लगाइए कौन या क्या, मन से लगा दीजिए। एक धार्मिक नदी है, कौन है धार्मिक नदी या क्या है धार्मिक नदी, या धार्मिक नदी कौन है। जैसे इस प्रश्न को तो जैसे पूछिए आप, कौन, अब ऐसे कौन है धार्मिक नदी या क्या है धार्मिक नदी, जो सेट करें। अगर नहीं सेट करता क्या नाम, कौन लगा दो। एक धार्मिक नदी कौन है, धार्मिक नदी है कौन एक धार्मिक नदी है। इस कौन को जहाँ मन तहाँ लगा के प्रश्न करो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आगे लगाओ, पीछे लगाओ, बीच में लगाओ। तो कौन धार्मिक नदी है भाई, तो अब चलिए गंगा। उत्तर कहाँ मिलता है, ये है आपका सब्जेक्ट। चूँकि आपका ये उत्तर है, उत्तर चला गंगा की ओर, इसलिए यहाँ आ गया, ये सब्जेक्ट है आपका। कहीं क्या सेट करता है, कहीं कौन सेट करता है, कहीं दोनों सेट करता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, हम लोग सहायक क्रिया की मदद से हिंदी में सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं आराम से। सॉरी, आप इसको चाहो तो लिख लो, आप बस अपना लिखते जाइए, बनाते जाइए। चलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। वह ये हिंदी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट चुना सहायक क्रिया की मदद से। अब सहायक क्रिया की मदद से हम ऑब्जेक्ट चुनते हैं, इसका ऑब्जेक्ट इसकी मदद से चुनते हैं। जैसा आप इसको देख लो, देखिए राम एक शिक्षक है। देखिए है शिक्षक है, तो कौन शिक्षक है, राम। ये सब्जेक्ट चुन लेंगे आप, सब्जेक्ट चुन। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम चुनते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं आप देख लीजिए। इसमें सब्जेक्ट, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट चुनने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट चुनिए। ये सब्जेक्ट हो गया, आप सब्जेक्ट लगा लीजिए, राम लिख दो। बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा रूल है। और राम के बाद क्या करो, आप इसका जो वर्ब है हूँ हो था थे जो है वो लिख दो, यहाँ हटा के लिख दिया। इसमें लगा दो क्या। अब प्रश्न फिर सुन लीजिए, है हूँ हो था थे थी, चाहे लंबे वाक्य में हो चाहे छोटे वाक्य में हो, क्या करो पहले सब्जेक्ट चलो, और सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट लिखो, अल लिखो, और सब को छोड़ दो और सिर्फ क्रिया को उठा के लो। सब्जेक्ट और क्रिया दोनों लो, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, क्या रखो, क्या रखो, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रखो, और प्रश्न उठाओ। अब प्रश्न उठाओ, उत्तर देखो क्या मिलता है। राम क्या है, जो उत्तर मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। राम एक शिक्षक है, तो राम क्या है, एक शिक्षक है। ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, जिसको हम पूरक बोलते हैं। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम पूरक भी होता है, हैं, हूँ, हो, था, थे, इंग्लिश में एम, इज, आर, वाज, वेयर के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसी को, उस ऑब्जेक्ट को हम पूरक बोलते हैं। ध्यान रखिए, आप ऑब्जेक्ट बोलो तत्काल, हम पूरक के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। तो इसलिए आप, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट इसी को बोला जाता है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट ये होता है। तो राम क्या है, एक शिक्षक है, ऑब्जेक्ट पकड़ा गया। इसलिए रूल बना कि जब किसी हिंदी सेंटेंस में क्रिया के रूप में है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी में से ही कोई हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सब्जेक्ट और उस वर्ब को अलग कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब को अलग कर लेते हैं और दोनों के बीच में क्या रख के प्रश्न उठाते हैं। जो उत्तर मिलता है वही उत्तर उस वर्ब का, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। एम, इज, आर, वाज, वेयर के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट का नाम कॉम्प्लीमेंट भी है। आप कॉम्प्लीमेंट को क्यों बाद में चर्चा इसकी करेंगे हम। अब ध्यान रखिए, फिर सुन लो, कोई लंबा सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो, सबसे पहले हम लोग उसमें सब्जेक्ट ले लेंगे और सेंटेंस के अंत में जो है, हूँ, था, थी में से कोई आया है तो उसको रख देंगे और दोनों के बीच में क्या रख करके हम प्रश्न उठाएंगे। जो उत्तर मिलता है वही उत्तर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वही उत्तर है, हूँ, हो, था, थी का कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसा यहाँ एग्जाम्पल आपको है, मैं बोल चुका हूँ, रूल तो नहीं लिखा रहा हूँ, मैं मुँह से बोल जाता हूँ, इसलिए आप सारे बच्चे उसको लिख डालो। फिर मैं बोल जाता हूँ कि जब हिंदी सेंटेंस कोई लंबा हो या छोटा और उसमें अगर क्रिया के रूप में है, हैं, हूँ, हो, था, थे, थी में से ही कोई हो, कोई मुख्य क्रिया न हो, तो हम लोग उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं नियमानुसार और सब्जेक्ट के बाद है, हूँ, हो, था, थी में से जो क्रिया हो उसको रख देते हैं और दोनों के बीच में क्या लगाते हैं और क्या लगा के प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर हमें ऑब्जेक्ट बनता है या उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बस ये रूल हुआ। तो चलिए, ये आपने सीखा हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने का तरीका। तो चलिए, ये रूल मैं बोल चुका हूँ, बार बार बोला हूँ और आप मोबाइल को पॉज करके आप सब इसको लिखोगे, बढ़िया से लिखोगे। एक सुंदर नोटबुक तैयार करो जो किसी भी ग्रामर से बेहतरीन ग्रामर होगा। वो आप जो लिखेंगे, आपकी जो कॉपी होगी वो बेहतरीन ग्रामर होगी। तो चलिए, अब मैं यहीं एंड करता हूँ। मैं इसको छोटा वीडियो बना रहा हूँ। अब फिर इसके बाद मैं आपके लिए ला रहा हूँ अगला स्टेज का। अभी लेसन नंबर 2 चलेगा। तब तक मैं पूरा सारे बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुका। मैं PDF डालना आज से शुरू कर रहा हूं और फिर मैं आज से ही कॉमन एरर सीरीज चला रहा हूं। कॉमन एरर का सीरीज चला रहा हूं, ढेर सारे सीरीज में लाने जा रहा हूं सब कॉम्पिटिटिव छात्रों के लिए। चाहे आप बैंकिंग तैयारी करो, PO तैयारी करो, चाहे कलर का तैयारी करो, SSC तैयारी करो, LDC तैयारी करो, UDC तैयारी करो, NDA करो, CDA करो, चाहे CPO करो, कोई एनी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर। और आप ये लो, मैं सबसे रिलेटेड मैटर दे रहा हूँ और सबको एक कंसेप्ट आधारित इंग्लिश देने जा रहा हूँ और बेहतरीन इंग्लिश देने जा रहा हूँ। आप पढ़ो, मेहनत करो, लेबर करो, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ प्राप्त नहीं होता है और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और जब तक कड़ी मेहनत ना हो तब तक सफलता आपके द्वार पे दस्तक देगी ही नहीं। इस बात को याद रखिए। इसलिए अपने आप को कड़ी मेहनत से जोड़िए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम बच्चों को हैव ए नाइस डे और मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।